बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने पीपल्स पार्टी को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत दे दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसी बताइएगा। देखें, ये 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक ये केस है जिसके ऊपर समाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं, जबकि पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर वो समाअत के आगाज में रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से ये मौके पर इख्तियार किया गया कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाए जाएं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मौसर हो चुकी है। जिसके ऊपर वकील जो थे अली जफर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अवाम की राय जानने से बेहतर और क्या हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील अली जफर से मुकालमा हुआ, जिसके अंदर अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अब आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं, जिसके ऊपर वकील अली जफर की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जी हम इंतखाबात चाहते हैं। अदालत ने ये कहा कि क्या इसकी कोई मुखालफत करेगा। मेरा ख्याल है कि इसकी कोई मुखालफत नहीं करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी इस्तफसार किया कि क्या आप इसकी मुखालफत करेंगे, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से इनकार में जवाब आया सामने। वकील अली जफर का ये कहना था कि आर्टिकल 58 और 224 जो है वो पढ़ा जा सकता है। अली जफर का मजीद ये कहना था कि इंतखाबात नहीं होंगे तो ना ही पार्लियामेंट होगी और ना ही कानून बन सकेंगे। अली जफर ने मजीद ये कहा कि इंतखाबात की तारीख देना और शेड्यूल देना दोनों चीजें हैं और इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है और आइन में मौजूद है। अली जफर की जानिब से यह मजीद मौके पर इख्तियार किया गया कि सदर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन के अंदर की इलेक्शन तारीख देगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या ये तारीख देने के लिए सदर को वजीर आजम से मशवरा लेना जरूरी है। जिसके ऊपर अली जफर की जानिब से जो कि पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जरूरी नहीं है कि सदर अपना आईनी फरीजा है वो तारीख खुद भी दे सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये जो है सवाल उठाया गया कि क्या सदर ने इलेक्शन की तारीख दी है, जिसके ऊपर वकील अली जफर ने कहा कि मेरी राय में सदर ने तारीख दी है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से जो है सवाल उठाया गया कि क्या बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाल दिए गए हैं। हसीब मलिक बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ारत खजाना में IMF मिशन के साथ मुआशी टीम का तारफी सेशन। IMF मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। निगरान वज़ीर खजाना की जानिब से यह कहा गया। मजीद कहा कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है, IMF वफ्द की जानिब से कहा गया है। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से मजीद क्या बताया गया मुज़ाकरात के बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना। जी मुदस्सिर। जी, IMF का मिशन 15 रोज के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है और बाकायदा तौर पर मुआशी टीम और IMF के दरमियान जो तारफी सेशन था वो इख्तिताम को पहुंच गया है। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से जो मुझे बताया गया है कि तारफी सेशन के दौरान जो बातचीत हुई है उसमें एक तो निगरान वज़ीर खजाना की जानिब से ये बताया गया है कि IMF के और वज़ारत खजाना के जो टर्म एंड कंडीशंस थी स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा पर, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई है। और साथ में शमशाद अख्तर ने यह भी बताया है कि इस वक्त तक की जो टर्म एंड कंडीशन थे, जो टारगेट्स थे, उनको मुकम्मल तौर पर अचीव कर लिया गया है। IMF डेलीगेशन की जानिब से ये कहा गया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान तमाम टारगेट्स को अचीव करे और जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उसके बाद भी शरह नमू में बेहतरी के लिए और इकनॉमिक कंडीशन में बेहतरी के लिए पाकिस्तान को टाइट फिस्कल पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो ये इक्तिसादी जायज़ा होने जा रहा है ये इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि जो कि इस वक्त तक तैयारियाँ की गई हैं वो तो तमाम IMF की जानिब से उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, लेकिन IMF आइंदा जो सहमाही है इसके लिए सख्त टर्म एंड कंडीशन मुआशी टीम के सामने रखेगा। उसमें यह हो सकता है कि ख़ास तौर पर पावर सेक्टर, इसके अलावा गैस सेक्टर और जो एक्सचेंज पॉलिसी रेट है, FBR टारगेट्स है, एडिशनल बजट है, रेवेन्यू मेजर्स हैं,
اس پر وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان سخت جو ہے نا ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں گے آئندہ سہ ماہی کے دوران، اور کیونکہ مارچ 2024 میں یہ پروگرام اینڈ ہوگا، اس تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ ابھی تک کی جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ کافی بڑی رپورٹ تیار کی گئی ہے، جو ٹارگٹس پر عمل درآمد کیا گیا ہے اس میں وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ٹارگٹ پر عمل درآمد کیا گیا ہے اس پر بریفنگ دی گئی ہے۔ مدثر علی رانا آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس پورے ماحول میں امریکہ نے انصاف اور مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے مسلسل اسرائیل کو تبکی دی ہے۔ بائیڈن نے وہاں کا دورہ کیا، وزیر خارجہ نے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں جا کر اعلان کیا کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے اور ہم یہودی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحری بیڑا کو بھی بھیجا ہے، سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو بھی ویٹو کیا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کلم کلا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں 58 اسلامی ممالک، 74 لاکھ فوج، 3.25 کروڑ مربع میل پر محیط عالمی اسلام، 9 سمندروں پر واقع عالمی اسلام یہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ یہ عربوں کی لڑائی نہیں ہے، نہ فلسطینی قوم کی لڑائی ہے، یہ اسلام اور یہودیت اور اسرائیلیوں کی لڑائی ہے، جنہوں نے فلسطینی زمین پر قبضہ کیا ہے، کاروبار پر قبضہ کیا ہے اور ان کو اپنے ملک سے بے دخل کیا ہے۔ اس وقت 75 لاکھ سے زیادہ فلسطینی یہ اپنے ملک سے باہر ہے اور مصر میں ہے، لبنان میں ہے اور اردن میں ہے، کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن سلام ہے اس فلسطینی قوم کو کہ صحافیوں کے کہنے کے مطابق ہر مہاجر کیمپ میں دیوار پر ایک چابی نظر آتا ہے، اور جب ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز کی چابی ہے تو ہر ماں کہتی ہے کہ یہ میرے گھر کی چابی ہے اور یہ میں نے اپنے دیوار پر اس لیے لگایا ہے کہ میرے بیٹوں کو پتہ ہو کہ یہ تمہارے گھر کی چابی ہے اور تمہارا گھر فلاں علاقے میں ہے، اور اعلان کرتے ہیں کہ جیسا ہی ہمیں جانے کا موقع ملا تو ہم اپنے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ڈالیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ فلسطینی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ویلکم بیک۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں 2 گھنٹے سے زائد دیر تک ملاقات جاری رہی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسی حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا سے۔ جی حسن رضا۔ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف ذاتی عمرہ رائیونڈ اپنے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے، جہاں پر 2 گھنٹے سے زائد ملاقات جاری رہی۔ اس ملاقات میں مریم نواز شریف اور بھی سلیمان شہباز بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں آئندہ انتخابات میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹکٹ کی تقسیم کے لیے کون کون سے امیدوار پارٹی کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین کی 4 نومبر کو ہونے والی جنرل کونسل کے اجلاس بارے مشاورت کی گئی، اور مسلم لیگ نون کے قائد کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات سے متعلق بھی معاملات اس ملاقات میں جو ہے وہ زیر غور لائے گئے۔ اور یہ فیصلہ ابتدائی طور پہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کے سینئر قیادت میں سے کوئی بھی سینئر جو ہے وہ بغیر مشاورت کے یا کوئی حکمت عملی طے کیے بغیر آصف زرداری صاحب کے بیان کا کوئی جو ہے اس کا متبادل کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی، اور مسلم لیگ نون کے باقی رہنماؤں کو بھی اس معاملے سے روکا جائے گا۔ جی حسن رضا، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 271 فلسطینی شہید، ہر طرف لاشوں اور ملبے کے ڈھیر۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,000 سے زائد ہو گئی، 22,000 سے زائد فلسطینی زخمی، 2,000 سے زائد افراد کا تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ صہیونی فورسز کا جبالیہ کیمپ پر دوسرا حملہ، مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے جبالیہ کیمپ پر حملے کو
जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इजरायली बमबारी का सिलसिला जारी है। जंग बंदी के लिए जहां सिफारती कोशिशें तेज हो गई हैं, वहीं मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। ईरान ने इजराइल के मुकम्मल बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया है। सऊदी वजीर दिफा ने पेंटागन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की है, जिसमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पेंटागन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजीर दिफा ने खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने सऊदी हम मनसब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी शहरियों की रफा बॉर्डर के जरिए वापसी को खुशाइन करार दिया और कहा कि हम रफा क्रॉसिंग के जरिए अपने तमाम शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा जुमे को मशरिक वस्ता का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान गजा में यरगमाल अमरीकी शहरियों की रिहाई से मुतालिक बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल की माह नवंबर की सदारत चीन के हवाले कर दी गई। चीनी मंदूब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मशरिक वस्ता में 2 आजाद रियासतें कायम होनी चाहिए। चीन सिक्योरिटी काउंसिल के सदारती वक्त में फलस्तीन के मसले को हल करने की कोशिश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जबालिया कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। अंतोनियो गुतेरेस ने खवातीन और बच्चों के कत्लेआम को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। लंदन में अमरीकी नायब सदर की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात हुई। इस दौरान शहरियों ने बरतानवी वजीर आजम ऑफिस के सामने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया। स्पेन के शहर मैड्रिड में शहीद फलस्तीनियों की याद में शमें रोशन की गयी। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर शहरियों ने फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुतालबा किया है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा कि जल्द गजा में इसराइली फोर्सेस के हकीकी नुकसानात का पर्दाफाश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 90 रोज में आम इंतखाबात कराने का ये मामला है। इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। मजीद कहा कि मुकर्रर मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस दिन कौमी असम्बली तहरीर हुई उसी दिन सदर तारीख देते तो कोई भी एतराज ना उठा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील अली जफर से मुकालमा हुआ। कहा कि आपके लीडर सदर के भी लीडर हैं, आप सदर को एक फोन करके क्यों नहीं कहते कि तारीख दें, आप हमसे उनके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद कहा कि सदर को फोन करके क्यों नहीं कहा गया कि इंतखाबात की तारीख दें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। देखें, ये 90 रोज के अंदर इंतखाबात से मुतालिक केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और पीटीआई की जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। पीटीआई के वकील अली जफर जो है वो रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया था और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सेक्शन 57 में तरमीम के बाद तारीख देना उनका इख्तियार है, जबकि आपने ये तरमीम चैलेंज क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सवाल उठाया गया, जिसके ऊपर अली जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुझे ये चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि सेक्शन 57 को आर्टिकल 58 के साथ ही पढ़ा जाएगा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि फिर इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है कि सदर से मुशावरत की जरूरत नहीं है, वो तारीख देंगे। चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि सदर को तारीख दे देनी चाहिए थी, फिर इलेक्शन कमीशन जो भी कहता रहे, इस हवाले से कोई वो नहीं था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से मौक़िफ़ जो है सवाल उठाया गया कि जो भी आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवा रहा वो आइन की मुअत्तल वो आइन को मुअत्तल किए हुए हैं, जबकि आइन को मुअत्तल करने पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अली जफर साहब आप ये कह रहे हैं कि सदर आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, मेरे नज़दीक अभी आइन के खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 7 नवंबर को इलेक्शन की तारीख दी गई थी, 7 नवंबर गुजरने के बाद जो है आइन की खिलाफ वर्जी। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। अंगूर अड्डा और तुरखम से अफगान बाशिंदों की वापसी के सरकारी एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता माह 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की तफसीलात जारी हुई हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक अभी तक मजमूई तौर पर 1,29,218 अफराद वापस अफगानिस्तान गए हैं। 34,639 मर्द, 25,710 खवातीन और
68,280 बच्चे शामिल हैं। वजारत दाखिला की जानिब से अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आबिद, आगाह कीजिएगा, क्या अदाद शुमार सामने आए? हाँ जी बिल्कुल, ये जो गुज़िश्ता एक माह के जो आदाद शुमार हैं, जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार जो महकमा दाखिला की जानिब से हमें जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक अब तक 1,29,218 अफराद जो हैं ये अफगानिस्तान इनको भेजा गया है या ये खुद रज़ाकाराना तौर पर वापस गए हैं। ये तकरीबन 7,195 खानदान बनते हैं। इनमें जो है ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं। जो इनके जो तुरखम बॉर्डर से और अंगूर अड्डे से जो है इनको वापस भेजा जा रहा है, वहाँ पर इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। वहाँ पर इनकी मुश्किलात के पेश नज़र अब जो महकमा दाखिला की तरफ से ताज़ा तरीन अहकाम जारी किए गए हैं, उसमें 14 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों को नादरा की तस्दीक और स्कैनिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अलबत्ता इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। जो हमें आदाद शुमार मिले हैं, तफसीलन अदाद शुमार से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तारकिन वतन की डेडलाइन गुजरने के बाद क्रैकडाउन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ अजला में सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले तारकिन वतन को रखा जाएगा। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त पेशावर में कायम आरजी कैंप में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आमिर जमील। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ अब डेड लाइन चूँकि ख़त्म हो चुकी है और क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है। इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर फैसिलिटेशन सेंटर या आरजी कैंप कहें तो कायम कर दिए गए, जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। और इस वक्त भी हम पेशावर के एक आरजी कैंप में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम हुकाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नादरा की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो अफ़गान मुहाजिरीन आएंगे उनका डेटा जो है उसमें इंटर किया जाएगा। इसके साथ साथ कस्टम्स और FIA के हवाले की जानिब से भी डेस्क जो हैं वो यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर न सिर्फ मर्द हजरात के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी वेटिंग रूम्स का इंतज़ाम किया गया मुख्तलिफ मकामात पर। और ये सिर्फ इस तरह के ये एक सेक्शन नहीं है, इस तरह के 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, जिनमें तमाम अमला जो है वो मौजूद होगा, न सिर्फ FIA कस्टम बल्कि इमिग्रेशन और इसी के साथ साथ PDMA और 1122 रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है। जी, कोयटा पाक अफगान सरहद से गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। कोयटा से गिरफ्तार 500 से ज्यादा अफराद को चमन पहुंचा दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा फरीदुल्ला खान से। जी फरीदुल्ला। जी बिल्कुल, कल जो था पहले रोज जो डेडलाइन खत्म हुई तो पुलिस ने कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते 572 के करीब अफगान महाजिन को गिरफ्तार किया था, जिनके पास किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। इनके बाद इनको लाया गया था होल्डिंग सेंटर्स में, जहाँ इनको बायोमेट्रिक किया गया। आज सुबह जो है यहाँ से चमन के लिए रवाना कर दिया। अभी चमन पहुंच गए, वहाँ इनका प्रोसेस के बाद इनको सरहद पार जो है मुल्क बदर कर दिए। साथ साथ जो है चमन बॉर्डर से अब तक जो बताया जा रहा है 10,000 से ज्यादा जो तारकिन वतन थे अपने वतन को वहाँ से रवाना हो गए और हज़ारों की तादाद में वहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है। इसलिए वहाँ जो अमला है, नादरा का अमला उनकी बायोमेट्रिक कर रहा है, FIA का अमला है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और कस्टम का अमला भी अपनी कार्रवाई में वहाँ मौजूद है। और इसके अलावा कोयटा शहर के जो मुख्तलिफ इलाके अब भी पुलिस जो क्रैकडाउन कर रही है, जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद है उनको गिरफ्तार कर रही है। जी फरीदुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका।